हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसमें हम लोग को बैक्टीरियाज, वायरसेस और इन सब चीज़ों के बारे में पता लगेगा। तो ये जो एक्टिविटी है ना, एक्टिविटी 3.1, इसमें हम लोग को बताया गया है कि आप लोग सुनते होंगे कि अर्थक्वेक आ गया है, भुज में आया था, कश्मीर में आया था, साइक्लोन्स आते रहते हैं, है ना। तो think of as many different ways as possible in which people's health would be affected by such disaster। तो आप लोग सोचिए कि लोगों की हेल्थ पर इन डिज़ास्टर्स, इन आपदाओं का लोगों के स्वास्थ्य पर, लोगों की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा। ठीक है, इफ़ इट टुक प्लेस इन योर नेबरहुड। और आप सोचिए अगर आपके आसपास कहीं पर ऐसी कोई आपदा आ जाए तो क्या होगा। How many of these ways we can think of are events that would occur when the disaster is actually happening। तो जब actually disaster happen हो रही होती है, मतलब जहाँ पर ये आपदा एक्चुअल में आ रही होती है, तो लोगों पर, लोगों की हेल्थ पर क्या असर पड़ता है। How many of these health related events would happen लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिज़ास्टर। मतलब उस समय जब डिज़ास्टर आ रही होती है तो लोगों पे क्या असर पड़ रहा होता है। तो स्पेशली मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ रहा होता है लोगों की। सेकंड है हमारा हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स। तो जब बहुत टाइम बाद, जब ये आपदा ख़त्म हो जाती है, उसके काफ़ी लंबे समय बाद भी, जैसे कि बाढ़ आ गई तो बाढ़ का पानी भर जाता है, उसमें कई बैक्टीरियाज, वायरसेस और बीमारियाँ पनपने लगती हैं। ठीक है, ये है वाई वुड वन अफेक्ट ऑन हेल्थ फॉल why would one effect on health fall into the first group and why would another fall into the second group। तो one effect on health, mental health, दूसरा, ये दो जो अलग अलग हैं, ये पहले वाले तो मेंटल हेल्थ पे पड़ेगा, दूसरा मोस्टली फिजिकल हेल्थ पे असर काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो इसी के बारे में कि कैसे हेल्थ को हम लोग सही रख सकते हैं, किस किस चीज़ों की वजह से इंसान बीमार पड़ता है, ये सारा का सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो वेन वी डू दिस एक्सरसाइज, हमने ऊपर के जो क्वेश्चंस पढ़े हैं ये करते हैं, तो हम लोग रियलाइज़ करते हैं कि जो हेल्थ है और डिजीज़, बीमारी है हमारे इंसानों में, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इशू है, काफ़ी मुश्किल सा इशू है, जिसको समझ पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और काफ़ी सारे इंटरकनेक्टेड कॉजेज़ होते हैं। मतलब इंसान की जो हेल्थ होती है वो सही कैसे रह सकती है, कोई इंसान बीमार कैसे पड़ता है, वो किसी एक वजह से नहीं पड़ता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। भाई उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, वो खाना कैसा खा रहा है, वो एक्सरसाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, बहुत बहुत सारे, ठीक है, फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को, हमें स्वस्थ रखने में या हमें बीमार रखने में। We also realize that ideas of what health and disease means are themselves very complicated। तो हम लोग को ये भी समझ में आता है कि हेल्थ और डिसीज़, हेल्थ आप हेल्दी किसे कहेंगे या फिर आप डिजीज्ड पर्सन किसे कहेंगे, कि मतलब उस इंसान को डिसीज़ है, वो इंसान बीमार है, ये आप लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे। और एक इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है, ये चीज़ आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये डिटरमाइन करना भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी मुश्किल होता है। When we ask what causes disease, जब हम लोग एक दूसरे से खुद से पूछते हैं कि डिजीज़ होती कैसे हैं और हम इन डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं, we have to begin by asking what these notion means। तो हम लोग को पहले समझना पड़ेगा ये हेल्थ और ये डिजीज़ होता क्या है। तो देखिए, when we see वी हैव सीन दैट सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम लोगों ने स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सबसे छोटा बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, जिसकी वजह से हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेल्स आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। सेल बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर के बने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स एंड सो ऑन। तो सेल्स बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं। सेल्स एक डायनामिक प्लेस है। डायनामिक प्लेस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं। ठीक है, तो सेल में बहुत ज़्यादा बदलाव आते रहते हैं। समथिंग और द अदर इज ऑलवेज हैपनिंग इनसाइड देम। तो कुछ ना कुछ हमेशा सेल्स के अंदर चलता ही रहता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड रिपेयर गोज ऑन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर मतलब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब ख़राब हो जाते हैं, कुछ दिक्कत आ जाती है, उनकी रिपेयरिंग भी उनकी चल रही होती है, नए सेल्स भी उसमें बन रहे होते हैं। इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें चल रही होती हैं। एक सेकेंड ना, मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
हाँ, तो देखिए इसमें ये बताया गया है हम लोगों के हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। देखिए जैसे कि काफ़ी सारे काम कर रहे होते हैं, हमारे हार्ट की में बीटिंग चल रही होती है, मतलब बीटिंग पिटाई वाली नहीं चल रही होती, बीट्स, हार्ट बीट्स चल रही होती हैं, धड़कनें चल रही होती हैं। लंग्स जो हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो सांस ले रहे होते हैं। किडनी जो है वो हमारे यूरिन को फ़िल्टर कर रही होती है, हमारा दिमाग सोच रहा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एग्जाम्पल्स के लिए, अगर किडनीज़ जो हैं वो यूरिन को फ़िल्टर नहीं करेंगी, टॉयलेट को फ़िल्टर नहीं करेंगी, तो हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस फैल जाएंगे। जैसे हम लोग देखिए, आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे टर्म्स जो हैं सीखने पड़ेंगे और आप लोग कहते हैं ये सब नहीं करना पड़ेगा। आप लोग टॉयलेट जाते हैं, ठीक है, आप लोग पॉटी जाते हैं, आप लोग वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, तो वो आप क्यों जाते हैं? आपकी बॉडी, क्योंकि वो टॉक्सिक वेस्ट होता है जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अगर किडनीज़ यूरिन को, टॉयलेट को हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम नहीं करेंगी तो वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगेगा। तो इस तरीके की कंडीशंस में ब्रेन जो है वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आपकी बॉडी में आपका किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है ना, तो आपका ब्रेन भी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड। तो जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज़ हमारा ब्रेन, मैं बोल पा रही हूँ, मैं ये चैप्टर आपको समझा पा रही हूँ, ठीक है, और मैं ये अंडरलाइन भी कर पा रही हूँ, तो एक तरह से मेरे ब्रेन में और मेरे हाथों में कोऑर्डिनेशन है ना, और मेरी आवाज़ में भी कोऑर्डिनेशन है। तो ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं ना, सारे के सारे वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। और हमारी बॉडी कैसे चल पाती है? इसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारे लिए हमारा रॉ मटेरियल क्या है कि हम लोग कोई काम कर पा रहे हैं, हम जो पानी पीते हैं, हम जो खाना खाते हैं, इन सब चीज़ों से हम लोगों को एनर्जी मिलती है। तो फूड इज़ नेसेसिटी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस। तो फूड जो खाना है वो हमारे सेल्स के लिए, टिश्यू के फंक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज़ विल लीड टू लैक ऑफ प्रॉपर एक्टिविटी इन द बॉडी। तो किसी भी वजह से अगर जो हम खाना खा रहे हैं हमारी बॉडी के सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, हमारी बॉडी के टिश्यूज़ तक नहीं पहुंचेगा ना, तो हमारी बॉडी के ऑर्गन, सेल्स एंड टिश्यूज़ ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, ये सब चीज़ें हम समझेंगे। हेल्थ एंड इट्स फेलियर। हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य और किस तरीके से वो ख़राब होता है, और हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है। तो व्हेन वी हर्ड द वर्ड हेल्थ यूज्ड क्वाइट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और सुनते भी बहुत ज़्यादा हैं। वी यूज़ इट आरसेल्व्स एज वेल। हम लोग खुद भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कहते हैं, when we say things like my grandmother's health is not good, मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। our teacher use it when they scold us using this is not a healthy attitude। तो कई बार आप लोग शैतानियाँ करते हैं क्लास में, तो आप लोगों के टीचर्स जो हैं वो आप लोगों को डांट देते हैं, तो फिर वो लोग बोलते हैं ना कि ये जो एटीट्यूड है, ये जो आप काम कर रहे हैं या फिर ये गलत करिए, एटीट्यूड हेल्दी नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। तो भाई ये हेल्थ जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? If we think about it, we realize that it always implies the idea of being well। तो हमेशा सही रहना, ठीक ठाक रहना ही हेल्दी रहना होता है। We can think of दिस वेल बींग एज इफेक्टिव फंक्शनिंग। इफेक्टिव फंक्शनिंग मतलब अच्छे से काम करने को भी हम लोग हेल्थ कह सकते हैं। फॉर आर ग्रैंड मदर्स बींग एबल टू गो आउट टू मार्केट और विजिट नेबर्स इज़ बीइंग वेल। हमारी जो दादी हैं उनके लिए हो सकता है कि मार्केट खुद से चले जाना है, अपने अड़ोस पड़ोस में चले जाना, उनके लिए ठीक है भाई मैं हेल्थी हूँ, मैं खुद से जा सकती हूँ। एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स इज़ पुअर हेल्थ। तो उनके लिए अगर वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, खुद से बाहर नहीं जा पाएंगे, तो उनके लिए पुअर हेल्थ कह सकती हैं वो अपनी। being interested in the following, the teaching in the classroom so that we can understand the word is called healthy attitude। ठीक है, तो healthy attitude क्या था? while not being interested is called the opposite। तो health is therefore state of being well enough to function well physically, mentally and socially। तो health क्या है? यहाँ से लेकर के health की definition है, health is state of being, यहाँ पे therefore काट दीजिए आप, ठीक है। हेल्थ इज़ स्टेट ऑफ बीइंग वेल। हेल्थ ऐसी स्टेट है जहाँ पे आप ठीक तरीके से रह पा रहे हैं, अपने कामों को सही तरीके से कर पा रहे हैं। फिज़िकली आप लोग फिज़िकली अच्छे से चल पा रहे हैं, अच्छे से खेल पा रहे हैं, ठीक है। मेंटली आप परेशान नहीं हैं, और सोशली आप सबके साथ अच्छे से बिहेव कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप हेल्दी हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन काफ़ी अच्छी है। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली।
आगे आता है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो पर्सनल हमारे जो इश्यूज़ हैं, कम्युनिटी इश्यूज़ जो हैं, अब ये सब क्या है और ये हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, ये हम लोग इसमें देखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th आपकी साइंस की बुक का चैप्टर 13 वाई डू वी फॉल इल। ये जो है ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है। तो 3-4 पार्ट्स में हम लोग के चैप्टर कंप्लीट हो पाते हैं, वरना बहुत बड़े बड़े वीडियोस होते हैं क्योंकि एक चैप्टर कम से कम 2-2 घंटा ले जाता है। और कल पता है क्या हुआ, बड़ा बुरा हुआ सच में। कल मैंने सिर्फ आपकी 9-10 मिनट की वीडियो बनी थी, बट वीडियो एक्चुअली मैंने 30 मिनट प्लस की बना ली थी। मतलब मैं बोल रही थी इतनी देर से, बट वो वीडियो पॉज हो गई थी। तो वही आगे हम लोग कवर करते हैं। और हाँ, हम लोगों ने, अगर आप में से कोई है जो 8th क्लास की वीडियो, मतलब 8th क्लास में आपके छोटे भाई बहन हैं, तो आप बता सकते हैं कि हमने एक और चैनल बनाया है लर्नर बी फॉर क्लास 8। उसका जो लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में और आपकी प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूँगी। तो उसमें वहाँ पर ना हम लोग सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। पूरी कंप्लीट मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश सब कुछ वहाँ पे कवर होगा। तो आप लोग अगर चाहें या फिर आपके छोटे भाई बहन हो तो बता दीजिएगा कि 8th क्लास के लिए हम लोगों ने अलग से चैनल बनाया है। उसकी प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वाई डू वी फॉल इल, इसका हम लोग ये पूरा कवर कर चुके थे। अब हम लोग आई गेस यहाँ तक हमारा हो गया था, क्योंकि वीडियो बंद हो गई थी। तो ये वाला पोर्शन तो कवर हो गया था कि पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़ बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो आप यहाँ से देखते हैं, ये देखिए, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड अ डिजीज़ फ्री। तो हम लोग कैसे अंतर बता सकते हैं कि किसी पर्सन, कौन सा पर्सन हेल्दी है और कौन सा पर्सन में डिजीज़ नहीं है। मतलब हेल्दी होना और डिजीज़ से मुक्त होना, बीमारियों से मुक्त होना, इन दोनों चीज़ों में क्या अंतर है। तो देखिए 5 F's बताए जाते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो फीकल मैटर जो होता है वो पॉटी और टॉयलेट को कहते हैं, ठीक है। हाइजीन जो है, ये हाइजीन एंड सैनिटेशन, इसका मतलब होता है साफ़ सफाई रखना। तो हम लोग की जो प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ बाय मेंटेनिंग सैनिटेशन हाइजीन कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमें कुछ वेज बताए गए हैं कि हम लोगों को प्रोटेक्ट द वाटर सोर्स। तो जो ये फीकल मटीरियल है, जो पॉटी टॉयलेट है, ये हमारी नदियों में ना नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने टॉयलेट मूवी देखी होगी या फिर न्यूज़ में भी सुनते रहते होंगे कि हम लोग जो है अपना फीकल मटेरियल नदियों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उससे हमारी नदियाँ गंदी होती हैं। और दूसरा, हम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं, हमें प्रॉपरली डेफिकेशन के बाद, डेफिकेशन का मतलब होता है पॉटी जाने के बाद आपको अपने हाथ अच्छे से धोने चाहिए, ये इसमें बताया गया है। और अपने खाने को कवर करके रखना चाहिए, उस पर मक्खियाँ ना बैठें। वेजिटेबल, फ्रूट जो आप लोग यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए। ओपन में डेफिकेशन नहीं करना चाहिए, मतलब खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, मतलब जो आपके घर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपरली नालियों से जा कर के सही तरीके से वो पहुंचना चाहिए, और ऐसे इधर उधर पानी नहीं फैला होना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होता है। अब डिफरेंस क्या होता है हेल्दी पर्सन में और डिजीज़ फ्री पर्सन में। तो इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़। तो हेल्थ के बारे में क्या होता है, हम लोगों ने फिजिकली, मेंटली, सोशली जो पर्सन की वेल बीइंग होती है उसको हम हेल्थ कहते हैं। अगर ये हेल्थ है तो डिजीज़ का होना क्या होता है, डिजीज़ का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड ईज़, मतलब आप लोग ईजी, मतलब अच्छे से नहीं है, आपको कुछ ना कुछ दिक्कत है, यही डिजीज़ होती है। डिजीज़ का लिटरली मीनिंग जो होता है वो होता है अनकंफर्टेबल होना, मतलब आप लोग कंफर्टेबल नहीं है, आपको अच्छा सा फील नहीं हो रहा है। तो हाउएवर इस वर्ड का सिर्फ यही लिमिटेड मीनिंग नहीं है। अगर हम लोग डिजीज़ की बात करते हैं तो हम लोग वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर कॉज फॉर डिस्कम्फर्ट। हम लोग उसका कॉज फाइंड कर सकते हैं कि किस वजह से हमें दिक्कत हो रही है। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। हमें उसका कॉज पता होगा कि अच्छा सर दर्द हो रहा है तो चलो ठीक है, कुछ दिक्कत हो गई होगी, बट एक्चुअली क्यों हो रहा है ज़रूरी नहीं है कि हम लोग वो जानने की कोशिश करें। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज द लूज मोशन। तो कई बार ना हम लोग किसी को लूज मोशन हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, तो उसके लिए हम क्या देते हैं, डायरिया हो गया उसे, चाहे हमें पता हो या ना पता हो। तो हम इस तरीके की चीज़ें बहुत कर देते हैं। वी कैन नाउ ईजिली सी दैट इट इज़ पॉसिबल टू बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिजीज़। हमें कोई बीमारी ना हो, फिर भी हो सकता है कि हमारी हेल्थ ठीक ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है, कई बार हम लोग थका थका फील करते हैं बट एक्चुअली हमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो सिंपली नॉट बीइंग डिजीज्ड इज़ नॉट सेम एज बीइंग हेल्थी। तो मतलब
ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गंभीर बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी, कोई बीमारी ना होने के बाद भी कई बार हम काफ़ी लो सा फील करते हैं, काफ़ी हेल्दी फील नहीं करते हैं। तो गुड हेल्थ, और हर एक पर्सन के लिए हेल्थ का मतलब अलग अलग होता है। जो एक डांसर है उसके लिए हेल्थ का मतलब है कि वो अपनी बॉडी को अच्छे से फ्लेक्सिबली मूव कर पाए। एक म्यूजिशियन के लिए हेल्थ का मतलब है कि वो अच्छे से गाना गा पाए, उसके लंग अच्छे से वर्क करे अगर वो फ्लूट बजा रहा है तो टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज द यूनिक पोटेंशियल इन ऑल ऑफ अस इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। तो मतलब अगर हम लोगों को अपने काम अच्छे से करने हैं तो हमें हेल्थ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हेल्दी इंसान ही सारे काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो वी कैन बी पुअर हेल्थ विदाउट देयर बीइंग अ स्पेशल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफिएबल डिसीज़। तो हम लोग की कई बार हेल्थ ख़राब हो सकती है जबकि हमें ये ना पता हो कि हमारी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है। रीज़न इसका ये है कि जब हम लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं, हम लोग सोसाइटी के और कम्युनिटीज़ के बारे में भी सोचते हैं, और दूसरी तरफ जब हम लोग डिज़ीज़ के बारे में सोचते हैं, हम लोग एक पर्सन के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, हेल्थ जो है, हेल्थ एक सिर्फ पर्सन के बारे में नहीं होती है। हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हमारी सोसाइटी की हेल्थ, हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ, हर चीज़ से हमारी हेल्थ रिलेटेड होती है। बट जब डिज़ीज़ की बात आती है, बीमारी की बात आती है, तो हम एक इंसान की बात करते हैं कि वो एक इंसान बीमार है, और एक हेल्थ जो है वो सोसाइटी से, कि सोसाइटी का एटीट्यूड हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है। तो डिजीज़ एक पर्सनल टर्म होता है, हेल्थ एक काफ़ी कॉमन सोसाइटल या फिर पूरी कम्युनिटी के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चंस है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये जल्दी ही हम लोग इसका वीडियो भी लेकर के आ जाएंगे। तो देखते हैं, देखिए क्या है, स्टेट 2 कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की कंडीशन क्या हो सकती हैं? पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो सकता है, और गुड एटमॉस्फेयर इन एट होम। तो हेल्थ सोशल और मेंटल हेल्थ हो जाएगी, और फिजिकल हेल्थ भी आ जाएगी। स्टेट एनी 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग डिसीज फ्री। डिसीज फ्री रहने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है? हाइजीन, ठीक है, हाइजीन एंड सैनिटेशन साफ सफाई, गुड फूड, है ना, गुड फूड, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। आर द रीजन्स टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम और डिफरेंट? तो इन दोनों के क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो ज़रूरी हैं। आर नेसेसरीली द सेम, क्या ज़रूरी है इन दोनों का आंसर सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे आगे के वीडियोस में, जब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर्स की अलग वीडियो जो बनाएंगे उसमें देखेंगे। अब देखते हैं डिजीज़ एंड इट्स कॉज। बीमारियां क्यों होती हैं और उनके कारण क्या होते हैं? व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक? डिजीज़ दिखती कैसी है, लगती कैसी है डिजीज़, ये सब हम इसमें चेक करेंगे। लेट अस नाउ थिंक अ लिटिल मोर अबाउट डिजीज़। थोड़ा सा और सोचते हैं डिजीज़ के बारे में। इन दिस प्लेस हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़? तो फर्स्ट प्लेस, पहली बार में हम लोगों को कैसे समझ में आता है कि भाई कोई बीमार है या उसको बीमारी हुई है? दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी? हम लोगों को कैसे समझ में आता है कि हमारी बॉडी में दिक्कत है, कुछ परेशानी है, किसी और में कोई दिक्कत है? देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी। हम लोगों ने चैप्टर 6 में पढ़ा था, टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर है, कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6, ठीक है। दीज टिश्यूज़ मेड अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शन। तो टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे मिलकर के हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है हमारा, ये हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करने, मतलब अलग अलग काम करता है। सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं उनमें पर्टिकुलर ऑर्गन होते हैं और वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, ये क्या करते हैं? हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं। जो खाना हम लोग बाहर से लेते हैं अपनी बॉडी में उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। फिर मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम भी होता है हमारी बॉडी में, मतलब मसल्स और स्केलेटल सिस्टम, मसल्स का और हड्डियों का सिस्टम भी होता है, जो कि बोन्स से और मसल से बना होता है, जो हमारी बॉडी को एक साथ जोड़ करके रखता है। और ये मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी मूव कैसे कर पाती है? हम लोग चल पाते हैं, बैठ पाते हैं, कैसे? क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स और बोन्स इसमें हमारी मदद करती हैं। तो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं। बट जब डिजीज़ हो जाती है ना, तो हमारी बॉडी के वन या एक से ज़्यादा जो हमारी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। ये चेंजेस जो होते हैं गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिसीज़। जो हमारी बॉडी में कुछ बॉडी के फंक्शन ऑर्गन्स अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे, तो कुछ साइंस और सिम्टम्स हमें मिल जाते हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हम बीमार हैं। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। हमें लगता है कुछ गड़बड़ है, जैसे कि हेडेक हो गया,
खांसी जुकाम हो गया, लूज मोशंस हो गए, ठीक है, तो ये सारे डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं। वी हैव अ वूंड विद पस, मतलब वूंड मतलब होती है ना, चोट, चोट में पस पड़ जाता है। दीज आर स्मॉल सिम्टम्स, ये छोटे छोटे सिम्टम्स है बीमारी के। ये इंडिकेट करते हैं कि हमें कोई बीमारी हो सकती है, बट ये इंडिकेट नहीं करते कि डिजीज़ क्या है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने अटैक का थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है, स्ट्रेस, और वेरी रेयरली इट मे मीन मेनिंगिटिस और वन ऑफ डजन डिफरेंट डिजीज़। तो माइग्रेन भी हो सकता है ना, माइग्रेन की दिक्कत हो सकती है, या फिर हो सकता है आप भूखे हो, या फिर आपको कोई स्ट्रेस हो, या फिर अलग अलग कोई सी भी बीमारी हो, कई बीमारियों की वजह से आपको सर में दर्द हो सकता है, या फिर ऐसे ही कई बार आपके क्या हो जाता है कि खाने ना मिलने की वजह से, बहुत ज़्यादा थकने की वजह से आपको डिसीज़ हो सकती है, मतलब सर दर्द हो सकता है, या फिर कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है किसी को, है ना। तो साइंस जो होते हैं डिसीज़ के आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो फिजिशियंस जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे सिम्टम्स देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी बीमारी हो सकती है। साइंस हम लोग को गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज़। ये बीमारी है, इसका साइंस भी हमें मिल जाता है सिम्टम्स से। फिजिशियंस विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। फिर फिजिशियन जो है लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं कि पता लगाने के लिए एक्चुअली में कि डिजीज़ क्या है, दिक्कत क्या है। अब आता है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़। अब ये क्या होती हैं, तो देखिए, द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं डिजीज़। कुछ डिजीज़ जो होती हैं जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए लास्ट करती हैं, जो बहुत ही कम टाइम के लिए होती हैं ना, उनको हम लोग एक्यूट कहते हैं। मतलब जैसे कि सर दर्द हो गया, ठीक हो गया, कॉमन कोल्ड जुकाम हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको कभी कभी थकान कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गए, ठीक हो गए। तो जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए बीमारियां रहती हैं, उनको एक्यूट डिसीज़ कहते हैं। और ये वाला टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस। और क्रॉनिक डिसीज़ क्या होती है, अदर एलिमेंट्स बीमारियां जो कि पूरी ज़िंदगी भी आपके रह सकती हैं। जो बीमारियां पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ रहती हैं, पूरी ज़िंदगी इंसान को परेशान करती हैं, वो होती हैं क्रॉनिक डिजीज़। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज़, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस में पैर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और जैसे थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये भी कभी सही नहीं होती, तो ये भी क्रॉनिक डिजीज़ के ही अपने एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ। तो क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ में क्या है, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ। जो एक्यूट डिसीज़ मतलब जो जल्दी ठीक हो जाती हैं, थोड़े टाइम के लिए रहती हैं, क्रॉनिक डिसीज़ ये हमारी बॉडी पे अलग अलग तरीके से असर डालती हैं। कोई भी डिसीज़ होती है वो हमारी बॉडी के किसी न किसी पार्ट के फंक्शन पे इफेक्ट करती हैं और हमारी हेल्थ को ख़राब करती हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर बीइंग हेल्दी। तो हमारी बॉडी का अगर कोई भी एक फंक्शन सही से काम ना कर रहा हो तो हम लोग अनहेल्दी हो जाते हैं, डिसीज्ड हो जाते हैं, मतलब डिजीज़ हो जाती है हमारी बॉडी में। डिजीज़ हो जाना तो वैसे मर जाना होता है, खैर बार बार निकल जाता है मुँह से। तो डिजीज़ हो जाती है बॉडी में, तो कोई भी हमारी बॉडी का ऑर्गन ढंग से काम ना करे तो बीमार हम लोग हो सकते हैं। बट जो एक्यूट डिजीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं और हमारी बॉडी पर, हमारी हेल्थ पर वो बहुत ज़्यादा असर नहीं डाल पाती हैं, ठीक है। मगर क्रॉनिक जो डिसीज़ होती हैं, जो लंबे समय तक हमारी बॉडी में रहती है ना, जो डिजीज़, वो हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देती है। एक्यूट डिसीज़ तो थोड़े ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिलता हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालने का, तो वो इतना ज़्यादा असर नहीं करती है बॉडी पे बुरा। बट ये जो क्रॉनिक होती है ना, जो लंबे समय तक रहती है, हमारी अंदर अंदर से बॉडी को ख़राब करने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लोग खांसी के बारे में सोचिए, जब आप खांसी हो जाती है आपको, ठीक है, विच ऑल ऑफ अस हैव टाइम टू टाइम, होती रहती है खांसी जुकाम, तो ज़्यादातर हम लोग ठीक हो जाते हैं, कुछ एक आध हफ्ते में ज़्यादातर ठीक हो ही जाते हैं और लास्टिंग इफेक्ट हमारी बॉडी पे उसका नहीं होता, मतलब बहुत लंबे समय तक वो हमारी बॉडी पे असर नहीं डालती है। बट अगर हम लोग को, जैसे किसी को भी क्रॉनिक डिसीज़ हो जाए, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी बहुत बुरी होती है, लंग्स पर, जो इंसान के जिसको होती है ना, उसके लंग्स पे बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट डालती है और वो कई सालों तक बीमार रहता है। इसकी वजह से लंग्स काफ़ी वीक हो जाते हैं और वो इंसान बहुत जल्दी थक जाता है और बहुत ज़्यादा काम नहीं वो इंसान कर पाता, जिसको ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है। तो ये क्रॉनिक डिसीज़ है जो बहुत लंबे समय तक रहती है। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज़ इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिसीज़। एक्यूट डिसीज़ है तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक बुखार आ गया, खांसी जुकाम हो गया, तो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं गए। बट अगर किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है ना, तो वो स्कूल में उसको जाना, पढ़ना, और मतलब एक तो इंसान थका रहता है तो वो पढ़ भी नहीं सकता है, और उसकी
पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता, उसकी मेमोरी एबिलिटी भी उसकी कम हो जाती है, जिसको क्रॉनिक डिजीज़ होती है। दूसरे वर्ड्स में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो पुअर हेल्थ होती है ना, प्रोलॉन्ग्ड पुअर हेल्थ इफ़ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज़, मतलब किसी को कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है, बहुत लंबे समय तक रहती है, तो उसके शरीर पर बहुत बुरा असर करती है। क्रॉनिक डिसीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब इंसान की लाइफ पर इफ़ेक्ट करती है। ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ख़राब इफ़ेक्ट होते हैं इंसान की हेल्थ पे। अब डिज़ीज़ के कॉज क्या होते हैं, किस किस वजह से बीमारियाँ होती हैं। तो बीमारियाँ होती कैसे, जब हम लोग सोचते हैं कि बीमारी होती कैसे है, तो हम लोग को कई बार याद आता है काफ़ी सारी चीज़ों का। देयर आर मैनी लेवल्स ऑफ सच कॉजेज़, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें एक जो बच्चा है उसको क्या हो गया है, उसको लूज मोशन हो गया है बच्चे को, ठीक है। तो वी कैन से दैट द कॉज ऑफ लूज मोशन इज़ प्रोबेबली इन्फेक्शन। तो हम लोग सोचते हैं कि शायद इसको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, इसकी वजह से ये बच्चा बीमार है। बट दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई अच्छा ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है, बट ये इन्फेक्शन आया कहाँ से है। तो सोचने लगते हैं कि शायद गंदे पानी से आया हो, है ना, या अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर से आ सकता है। बट जो बेबीज़ होते हैं, काफ़ी सारे जो बेबीज़ होते हैं वो गंदा, मतलब थोड़ा गंदा का मतलब है अनक्लीन वाटर ले लेते हैं। तो एक इसी बेबी को क्यों लूज़ मोशन हुए उस पानी से, बाकी बेबीज़ को क्यों नहीं हुए, है ना। तो एक रीज़न इसका ये हो सकता है कि ये बेबी जो है वो ऑलरेडी पहले से ही हेल्दी नहीं था, तभी इसको उस पानी ने इफ़ेक्ट कर दिया। इसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज़ व्हेन एक्सपोज्ड टू रिस्क वेयर एज हेल्थियर बेबीज़ वुड नॉट। तो जो इंसान बीमार होता है ना, उस पर दूसरी बीमारियों का असर भी बहुत जल्दी पड़ जाता है। इसलिए कहते हैं इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जैसे कोविड-19 का टाइम, कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो इम्यूनिटी बूस्टर फूड हमें खाना चाहिए। जैसे विटामिन सी लेना चाहिए, नींबू पानी पिए, मौसमी का जूस पीजिए, या फिर जो गिलोय होता है, या फिर नीम के पत्ते, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है ना, उनको बीमारियां नहीं लगती हैं। और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, यहाँ पर जिस बेबी की बात की जा रही है जिसको लूज मोशन हो गया, उसकी इम्यूनिटी वीक थी, ठीक है। तो परहैप्स बिकॉज इट इज़ नॉट वेल नरिश एंड डज़ नॉट हैव एनफ फूड। तो ऐसा हो सकता है उस बच्चे को लूज मोशंस इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो अच्छे से उसको खाना नहीं मिल पाता है, उसको नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। तो लैक ऑफ जो गुड नरिशमेंट होता है ना, वो सेकंड कॉज होता है डिजीज़ का। तो दूसरा कॉज क्या हो गया हमारे डिजीज़ का, एक तो पहला हो गया कि वो पहले से कमज़ोर है, दूसरा हो गया कि उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से वो बीमार पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो एक पुअर हाउस होल्ड से आता है। हो सकता है वो बच्चा, उसके घर में खाने पीने की इतनी चीज़ें ना हो, इसकी वजह से उसकी हेल्थ पे ख़राब असर पड़ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये भी पॉसिबल है कि बेबी जो है उसमें कोई जेनेटिक डिसीज़ हो, क्योंकि कई लोगों में जेनेटिक डिजीज़ होती है, जेनेटिक डिफरेंस हो जिसकी वजह से उसको लूज मोशन ज़्यादा होते हों, और वो आसपास के जो पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, है ना, फंगस, ये सारी जो चीज़ें होते हैं उस पर इन चीज़ों का ज़्यादा असर पड़ता हो जेनेटिक की वजह से। तो एक तो हो गया उसकी बॉडी थोड़ी सी इम्यूनिटी वीक है, दूसरा हो गया उसके न्यूट्रिशन की कमी है, तीसरा हो गया उसमें कोई जेनेटिक इशू है, जेनेटिक डिफरेंस है उसका। विदाउट पैथोजन द जेनेटिक डिफरेंस और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशन। तो जेनेटिक डिफरेंस या पुअर न्यूट्रिशन था, फिर भी बीमार नहीं था, बट कोई पैथोजन आ गया, किसी बैक्टीरिया या वायरस ने उसकी बॉडी पर अटैक कर दिया, इसकी वजह से उसको लूज मोशन हो गया। बट डू द डिजीज़ बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिसीज़। तो क्या ये सब चीज़ें जो पैथोजेंस होते हैं और हमारी जो इम्यूनिटी वीक होती है, पुअर नरिशमेंट होता है, क्या इन सब की वजह से बीमारियां हो सकती हैं? क्या अगर किसी को गंदा साफ़ पानी ना मिले बेबी को, तो उसका क्या होगा? और वाई वॉज देयर नो क्लीन वाटर फॉर द बेबी, और बेबी के लिए साफ़ पानी क्यों नहीं था? परहैप्स क्योंकि जो हमारे देश की पब्लिक सर्विस हैं, सर्विसेज हमारे देश की पुअर हैं। पब्लिक सर्विस मतलब जैसे कि वाटर सप्लाई, एयर हमारे देश की साफ़ नहीं है, पोल्यूशन की वजह से, है ना, गंदगी बहुत ज़्यादा है, गार्बेज नहीं उठाया जाता, कूड़ा कचरा, और उस बेबी की फैमिली ऐसी जगह रह रही हो जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना हो, ठीक है। सो पॉवर्टी मतलब गरीबी भी, और लैक ऑफ पब्लिक सर्विस इज़ द थर्ड कॉज ऑफ बेबीज़ डिजीज़। तो मतलब लैक ऑफ पब्लिक सर्विस, उसको साफ़ पानी नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा, मतलब वो गरीब है, तो ये भी एक कारण बन जाता है कि उस बच्चे की हेल्थ सही नहीं रह पा रही है। तो एक तो जेनेटिक डिसीज़ हो गया, है ना, जेनेटिक डिसीज़, फिर उसके बाद उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, फिर उसको पब्लिक फैसिलिटी नहीं मिल रही गरीबी की वजह से, तो ये उसके बीमार होने का थर्ड कारण बन जाता है। इट विल नॉट बी ऑब्वियस दैट ऑल डिजीज़ विल हैव इमीडिएट कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ऑल्सो मोस्ट डिजीज़ विल हैव मैनी कॉजेज रादर देन वन सिंगल कॉज। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को पैथोजन ने अटैक कर दिया तो वो एकदम से बीमार पड़ जाए, या फिर सिर्फ एक ही कारण की वजह से इंसान बीमार नहीं पड़ता है, कई सारे कारणों की वजह से कोई पर्सन बीमार पड़ सकता है। अब देखिए ये आता है
अब हमारा इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़। इन्फेक्शियस मतलब जिसका इन्फेक्शन जैसे फैल जाता है, जैसे कि खांसी जुकाम बुखार, ये इन्फेक्शियस होती है। नॉन इन्फेक्शियस मतलब अगर एक पर्सन को है तो वो दूसरे को फैला नहीं सकता, तो वो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ हो जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स इन माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। तो हम लोग जब बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो पूरे समाज की जो हेल्थ है, ठीक है, उसके बारे में, और किस किस वजह से हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, किस किस वजह से हम लोग अनहेल्दी होते हैं, उसके हम लोग को कॉजेज़ को अपने दिमाग में रखना ज़रूरी है। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर, इसको हम और आगे ले जा सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू थिंक ऑफ इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। तो मतलब सिंपल सा है कि इमीडिएट कॉज क्या है, कि क्या कोई इन्फेक्शन एजेंट था, ठीक है, किसी माइक्रोब की वजह से हुई है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है, जैसे कि कोरोना किसकी वजह से हो रहा है, वायरस की वजह से हो रहा है। तो ये एक क्या है, इन्फेक्शियस डिसीज़ है। कोरोना एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इन्फेक्शन फैल रहा है इसका, एक इंसान से दूसरे इंसान को हो रहा है। जो एक इंसान से दूसरे इंसान को होता है वो होती है इन्फेक्शियस डिसीज़। तो जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, ये जो है समाज में मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को ईजिली हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो इन्फेक्शन से नहीं फैलती हैं, उनका जो बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉज लाइक माइक्रोब्स की वजह से नहीं होती हैं, दैट कैन स्प्रेड इन कम्युनिटी। इंस्टेड दे आर मोस्टली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। तो इंटरनल होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ होते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, कुछ कैंसर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है, मतलब फादर या मदर में वो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी, कुछ दिक्कत होगी उनके जीन्स में, तो बच्चे को भी हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ठीक है, किसी की बॉडी कोई बहुत ज़्यादा मोटा है और वो एक्सरसाइज नहीं करता है, तो हो सकता है उसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाए। या फिर किसी को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली बीमारी नहीं है। या फिर थायराइड हो गया, वो भी ऐसे एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, ठीक है। तो जो फैलने वाली बीमारी होती हैं एक दूसरे से, तो वो इन्फेक्शियस होती हैं, और जो फैलती नहीं है वो हमारी नॉन इन्फेक्शियस बीमारियाँ होती हैं। और पेप्टिक अल्सर्स एंड द नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ पेप्टिक अल्सर पहचानने के लिए दिया गया था, ठीक है। तो 2 ऑस्ट्रेलियंस थे जिन्होंने डिस्कवरी करी थी एक बैक्टीरिया की, हेलिकोबैक्टर पायरोली, जो रिस्पॉन्सिबल होता है पेप्टिक अल्सर्स के लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा स्मॉल कर्व्ड बैक्टीरिया देखा था स्टमक के लोअर पार्ट में पेशेंट्स के जिनको ये दिक्कत थी। तो उन्होंने इनके साइन देखे और ये बैक्टीरिया उन सब के वहाँ पे प्रेजेंट था। तो इन्होंने उस पर स्टडीज़ करी और उस बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने पता लगाया, और फिर क्या कहा, मतलब बताया कि जो अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, और इसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। अब हाँ, इसमें यही हो गया है। अब द वेज इन विच डिसीज स्प्रेड एंड द वेज इन विच दे कैन बी ट्रीटेड एंड प्रिवेंटेड एट द कम्युनिटी लेवल वुड डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिसीज। दिस वुड डिपेंड ऑन अ लॉट द इमीडिएट कॉज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो मतलब जो बीमारियाँ फैलती हैं उनको ठीक करना या फिर फैलने से रोकना, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो इन्फेक्शियस है, सब में फैल जाएगी, या फिर नॉन इन्फेक्शियस है, मतलब उसी पर्सन में रहेगी, तो उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब एक ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ है, इसके इन्फेक्शियस एजेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है कैसे स्प्रेड होती है ना, इनके स्प्रेड के मेथड्स दिखेंगे, सारा का सारा ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, इनसे प्रिवेंशन कैसे हो सकता है ना। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन मतलब हम लोग क्या करते हैं, टीका वीका लगवा लेते हैं और खुद को इम्यूनाइज़ कर देते हैं कि हम लोगों को ये बीमारियाँ ना हो, उससे बचने के लिए। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में ये कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, तो इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें चैप्टर में समझ लिया है हमने कैसे कैसे फैलती है, वो देखना है कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है, तो इतना कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 13, वाई डू वी फॉल इल। इसमें हम पार्ट 3 देखेंगे, इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, और हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड ना, चैप्टर 1 हो गया, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और 7 थोड़ा सा बचा हुआ है, इतना कंप्लीट कर लिया है। 8 पूरा हो गया है, 9 पूरा हो गया है, 10 हम लोगों का
थोड़ा सा बचा हुआ है पार्ट उसका, और हमारा चैप्टर 15। तो देखिए ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है ना वो हम लोग कवर कर चुके हैं, और काफ़ी सारे चैप्टर्स के हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक ना मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग सारे के सारे चैप्टर्स और जिसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर रखे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इससे पहले जो 2 पार्ट हैं वो भी आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। तो वाई डू वी फॉल इल, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं? तो हम लोग ज़्यादातर जो हमारे में बीमारियां होती हैं ना वो बैक्टीरिया, वायरसेस, जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो वायरसेस, बैक्टीरियाज, इन सब की वजह से ही होती हैं। तो और हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम लोग ने इस चैप्टर में पढ़ी हुई थी। अब देखते हैं आगे भी। और इन्फेक्शियस डिसीज़, इन्फेक्शंस जिससे फैल सकती हैं, जिससे इंसान बीमार हो सकते हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियां, और इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो एंटायर डाइवर्सिटी, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे दुनिया में, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, है ना, और उनको हम लोग कई सारे ग्रुप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने 7th चैप्टर में देखी थी। क्लासिफिकेशन जो होता है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनमें जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना उसके हिसाब से हम लोग जो है पता लगा सकते हैं। ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करते हैं ना आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज। इसी तरीके से बीमारी फैलाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि कुछ वायरस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ वायरस हो गए, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ सिंगल सेल होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होते हैं, ठीक है, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि वॉर्म्स, कीड़े अलग अलग टाइप्स के। तो ये सारे ही मेनली सारी बीमारियां इन सब में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, या तो कोई ना कोई वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगी से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं, है ना, इन सब से ही बीमारियां फैलती हैं। अब हम लोग को सार्स कोव 2 वायरस जो है कोरोना वायरस का स्ट्रेन है, ठीक है, तो ये अलग अलग वायरसेस के बारे में, लीशमेनिया जो होता है एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है जिसकी वजह से काला अज़र होता है, वो हमें ये इस पिक्चर में दिखा रखा है कि इस तरीके का वो होता है, ठीक है, तो ये बता रखा है, और ये सारे के सारे बैक्टीरियाज की पिक्चर्स वगैरह बता रखी है, इसमें और कुछ नहीं है। तो हाँ, ये देखिए कॉमन एग्जांपल्स जो होते हैं डिजीज़ के, हम ये अब इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि जो वायरस से होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है, या फिर दे देंगे कि ये वाली डिजीज़ है, ये वायरस से होती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी किससे होती है, तो ये आपको याद रखना है। तो कॉमन एग्जाम्पल जो हैं डिजीज़ के, ठीक है, किस किस से होती है, वो है वायरस, ठीक है, वायरस आधा मतलब वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, कॉमन कोल्ड, जो हम लोगों को खांसी जुकाम हो जाता है ना वो भी वायरस से होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा हो गया, और डेंगू जो होता है वो भी वायरस से होता है, और एड्स, ये चारों चीज़ें जो हैं जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, ठीक है, एड्स, ये सारी वायरल डिजीज़ हैं, वायरस से होती हैं। डिजीज़ जैसे कि थायराइड हो गई, ठीक है, फीवर, कॉलरा, थायराइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, ये किससे होती हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। और काफ़ी सारे जो कॉमन स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो फंगस जो होती है ना, स्किन पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इचिंग होती है या कुछ, है ना, मेनली जो इचिंग होती है ना वो फंगस की वजह से होती है। प्रोटोजोआ माइक्रोब्स कॉज मैनी फेमिलियर डिजीज़, तो प्रोटोजोआ भी बहुत सारी बीमारियां फैलाता है। प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, मलेरिया हो गया, काला अज़र हो गया। ऑल ऑफ अस कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन, मतलब जो इंटेस्टाइन होती है उसमें कहते हैं ना कीड़े पड़ गए, पेट में कीड़े हो गए, तो वही इंटेस्टाइन में होते हैं, वॉर्म इन्फेक्शन हो जाता है। और डिसीज़ होती है एलिफेंटियासिस, जिसमें पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े मोटे हो जाते हैं, कॉज बाय डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वॉर्म, ये भी वॉर्म्स की वजह से, कीड़ों की वजह से होता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, फिर उसके बाद बैक्टीरिया से कौन कौन सी होती हैं, प्रोटोजोआ से कौन सी होती हैं, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये ज़रूरी क्यों है कि हम लोग वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, भाई हम लोग इनके बारे में क्यों पढ़ें, क्यों सोचें, क्योंकि इनसे बीमारियां फैल रही हैं, इनको ठीक करना है हमें, ठीक है। आंसर इज़ दैट दीज कैटेगरीज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़, ठीक है। जब हम लोगों को कैटेगरी नहीं पता होगी कि किस वजह से बीमारी हुई है तो ट्रीटमेंट कैसे होगा उसका, है ना, तो इसलिए ज़रूरी है उनको कैटेगराइज करना ताकि सही ट्रीटमेंट दिया जा सके। मेंबर्स ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप्स, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सबकी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक होते हैं, मतलब जितने भी वायरस होंगे ना उसमें कुछ ना कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होंगी, जितने बैक्टीरियाज होंगे उनमें कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने भी वायरस होते हैं वो इंसान के अंदर रहते हैं, ठीक है। वायरस अगर ऐसे ही ज़मीन पर पड़ा है ना
तो वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो इंसान की बॉडी के अंदर जाता है ना, उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो बॉडी पर अटैक करना शुरू कर देता है, बॉडी का जैसे कि फूड लेने लगता है, बॉडी में फैलने लगता है, ठीक है। वायरस ऐसा होता है। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया इस तरीके की हरकतें नहीं करते हैं कि अंदर गए तो ही, बैक्टीरिया तो वैसे भी हवा में उड़ करके भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायरस जो है, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मतलब अगर एक वायरस है तो मतलब मल्टीप्लाई होने लगता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे वायरस बनने लगते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी ये अपने आप को बढ़ा देते हैं। वॉर्म्स जो हैं, देखिए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये तो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं, बट जो कीड़े होते हैं ना, वॉर्म्स होते हैं, ये थोड़ा स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एक है तो 1 से 2 बनने में वॉर्म को टाइम लगेगा, बट वायरस, फंगी ये सब बहुत जल्दी बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकली मतलब नेम के हिसाब से सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्लोजली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, अदर देन वायरस एंड वाइस वर्सा। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट वायरस नहीं होते। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर विद द वायरस ग्रुप। तो ऐसा देखिए, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये वायरस है। जितने भी टाइप के बैक्टीरिया होंगे ना उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होंगी, और जितने भी टाइप के वायरस होंगे उनकी काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं एक दूसरे से मिलती हुई होंगी। एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेस इन अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप इज लाइकली टू बी इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो मतलब अगर आप एक टाइप के बैक्टीरिया की दवाई ले रहे हैं ना, तो अगर उसके अलावा भी आपकी बॉडी में कोई और दूसरे टाइप का बैक्टीरिया है तो यही दवाई बाकी बैक्टीरियाज पे भी असर करना शुरू कर सकती है, क्योंकि सारे ज़्यादातर बैक्टीरियाज एक ही फॉर्म के होते हैं। बट द सेम ड्रग्स विल नॉट वर्क अगेंस्ट द माइक्रोब बिलोंगिंग टू डिफरेंट ग्रुप। तो जैसे बैक्टीरिया की दवाई खा रहे हैं तो वो वायरस पे कोई भी असर नहीं करेगी, ठीक है, ये होता है। मतलब बैक्टीरिया की दवाई खा रहे हैं तो वायरस पे असर नहीं करेगी, वायरस की दवाई खा रहे हैं तो वो बैक्टीरिया पे असर नहीं करेगी, ये इसका मतलब है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कॉमनली मतलब होते हैं ब्लॉक बायोलॉजिकल पाथवेज ऑफ बैक्टीरिया। मतलब जो बैक्टीरिया बीमारियों को फैला रहे होते हैं तो एंटीबायोटिक लेने से वो रुक जाते हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरियाज एग्जाम्पल के लिए सेल वॉल बना लेते हैं, मतलब ये सेल है इसके बाहर वॉल बना लेते हैं ताकि किसी भी दवाई का असर उन पर ना हो पाए। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो होती है ना वो ये काम करती है कि बैक्टीरिया जो है ना अपने चारों ओर वॉल ना बना पाए, वॉल नहीं बना पाएगा तो वो कमज़ोर होगा और वो आसानी से मर सकता है। तो पेनिसिलिन क्या काम करती है कि वो बैक्टीरिया के चारों तरफ उसको वॉल नहीं बनाने देती है। इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो सेल वॉल नहीं बना पाता और आसानी से मर जाता है। ह्यूमन सेल जो है वो सेल वॉल डज नॉट मेक सेल वॉल एनीवे। ह्यूमन बींग्स जो है हमारे में तो सेल वॉल होती नहीं, प्लांट्स में होती है, बट बैक्टीरियाज भी सेल वॉल बनाने लगते हैं ह्यूमन के अंदर जाके। तो क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है सेल वॉल बनाते नहीं है, इसलिए पेनिसिलिन जो है ह्यूमन बींग्स पे तो ह्यूमन बींग के सेल पे कोई असर नहीं डालती है, बट बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। दैट यूज सच प्रोसेसेस फॉर मेकिंग सेल, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली काफ़ी सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं अगेंस्ट मैनी स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया रादर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स सिर्फ एक बैक्टीरिया पे नहीं, बहुत अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज पर असर कर सकते हैं। But viruses do not use these pathways at all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infection. तो जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया से बहुत अलग तरीके से काम करता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स जो है वो वायरस पे असर नहीं डालती हैं। अगर हम लोगों को कॉमन कोल्ड होगा, ज़ुकाम होगा, एंटीबायोटिक्स जो हैं, एंटीबायोटिक्स अगर हम ले लेंगे ना तो वो हमारी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमें वायरल फीवर हुआ है वायरस की वजह से, तो हम बैक्टीरिया लेने की दवाई, बैक्टीरिया को मारने की दवाई खाएंगे तो कोई असर होगा ही नहीं, ठीक है। हाउएवर इफ़ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद वायरल कोल्ड, अगर हमें वायरल कोल्ड के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गया है ना तो एंटीबायोटिक्स हमें मदद कर देंगी। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट, सिर्फ बैक्टीरिया पे ही असर करती हैं देखिए बैक्टीरियल जो दवाइयाँ होती है ना जो बैक्टीरिया को मारेंगी वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया को ही मारेंगी, वो वायरस पे कोई भी असर नहीं करती हैं। यही हमें इसमें बताया जा रहा है बार बार। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड, किस तरीके से बीमारियाँ फैलती हैं, इन्फेक्शन फैलाने वाली बीमारियाँ कैसे फैलती हैं। काफ़ी सारे जो माइक्रोबियल एजेंट जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कैन कॉमनली मूव फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में कई तरीके से बीमारियां फैल सकती हैं। दूसरी तरफ से हम कहें कि वो कम्युनिकेट हो जाती हैं, और ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं, ऐसी बीमारियों को हम लोग कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया और
आप कोविड-19 हमारा ये कोरोना वायरस जो है ये भी क्या है, ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है। ऐसी जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं ना, वो हवा से भी फैलते हैं और दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट। जैसे कि मान लो किसी ने छींक दिया तो उसमें से हवा में बहुत सारी ड्रॉपलेट्स होती हैं, अगर वो किसी इंसान की बॉडी पर जाकर के बैठ गई, उसकी आँख में, नाक में या मुँह के थ्रू उसकी बॉडी में एंटर कर गई, तो अगर इस इंसान को जो इन्फेक्शन है वो दूसरे इंसान को भी हो सकता है। ठीक है, जब वो खांसता है, छींकता है, ठीक है, या फिर बहुत पास रह करके सांस लेता है तो इन्फेक्शन फैल सकता है। ये सारी जो डिसीज़ होती हैं जो हवा से फैलती हैं, जैसे कि टीबी की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है, ये भी हवा से फैल सकती है। कॉमन कोल्ड, ठीक है, जो खांसी जुकाम होता है, निमोनिया, ये भी फैल सकता है। हमने एक्सपीरियंस किया है कि भाई अगर जैसे कि आपके फ्रेंड को हो रहा है, आप उसके साथ स्कूल में पूरे दिन घूम रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको भी खांसी जुकाम हो जाए, है ना। क्राउडेड प्लेसेस जहाँ पर लिविंग कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, तो वहाँ पर भी बीमारियाँ बहुत जल्दी फैल जाती हैं। अब हम लोगों ने देखा हवा से फैलती हैं बीमारियाँ, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया। बीमारियाँ पानी से भी, ख़राब पानी, कंटामिनेटेड वाटर से भी जो है बीमारियाँ एक जगह से दूसरी जगह फैलती हैं। ये होता है जब एक्सक्रीटा मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि डिस्कार्ड, जैसे कि नोज़ फेंक दी, नोज़ चिनक दी, या फिर जो हमारी टॉयलेट पॉटी वगैरह जो होती है वो एक्सक्रीटा बोलते हैं। एक एक्सक्रीटा जिस पर्सन को बीमारी है, ठीक है, अगर उसका एक्सक्रीटा, ठीक है, एन इन्फेक्शियस गट डिसीज़ जो कि इंटेस्टाइन में डिसीज़ है, जो आपकी बाहर निकल गया आपका बॉडी से और वो सीवर में चला गया और उससे दूसरे लोगों को भी फैल सकता है। इस तरीके की बीमारियाँ क्या होती हैं, कॉलेरा, गेट मिक्स्ड अप विद ड्रिंकिंग वाटर, मतलब किसी इंसान को बीमारी है और कॉलेरा की, ठीक है, और वो उसका पानी किसी तरीके से उस इंसान से रिलेटेड जो वाटर है वो सपोज़ करिए हैंडपम्प में कंटामिनेट हो गया। बहुत बार हुआ है ऐसा, जैसे लंदन में फैली थी ना बीमारी, तो यहाँ पर जो है टॉयलेट पिट था, टॉयलेट पिट में लीकेज हो रहा था और यहाँ पे हैंडपम्प का सोर्स था, तो हैंडपम्प का जो पानी था ना, उसमें यहाँ के ये जो टॉयलेट वाली पिट थी, टॉयलेट का जो गड्ढा था, उसका पानी यहाँ पर हैंडपम्प के थ्रू बाहर जा रहा था। तो एक बच्चा था वहाँ पर, उसको कॉलेरा की बीमारी हो गई थी, उस बच्चे से पूरे शहर में फैल गई थी जिन जिन लोगों ने उस हैंडपम्प का पानी पिया था। तो यही होता है कॉलेरा में। कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब जो है वो हेल्दी पर्सन के अंदर जाते हैं पानी के थ्रू और बीमारी फैल जाती है। और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं होती है तो कॉलेरा बहुत ही आसानी से फैलता है। तो कॉलेरा कैसे फैलता है, कॉलेरा फैलता है वाटर से, पानी से। और सेक्शुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट विद टू पीपल, ठीक है, जो सेक्शुअल एक्टिविटी होती हैं उससे एक वायरल डिसीज़ है जैसे कि एड्स हो गया, ठीक है, सॉरी वायरल नहीं है, माइक्रोबियल इन्फेक्शंस जैसे कि होते हैं, सिफिलिस हो गया, एड्स हो गया, ये फैल सकती हैं, ये सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। एक इंसान को है सेक्शुअल कॉन्टैक्ट हुआ तो वो दूसरे इंसान को भी सिफिलिस हो गई, एड्स हो गया, ये फैल सकता है। हाउएवर ये जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं ये फिज़िकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती हैं, मतलब जैसे हाथ लगाने से, इस तरीके से साथ में रहने से, सांस से, हवा के थ्रू ऐसे नहीं फैलती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअल इंटरकोर्स से ही फैलती हैं। जैसे कि एड्स हो गया, सिफिलिस, सिर्फ और सिर्फ नहीं कह सकते, जैसे कि मान लीजिए किसी इंसान को एड्स है, उसके सिरिंज लगाई, सुई जो होती है इंजेक्शन वो लगाया, और वही इंजेक्शन किसी एक हेल्दी पर्सन के भी लगा दिया ना, तो उस पर्सन को भी एड्स हो सकता है। तो हमेशा सिरिंज नई ही इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे भी बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, ठीक है। अदर देन द सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, द वायरस कॉजिंग एड्स कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट। वही है, जैसे कि किसी पर्सन को एड्स है, उसने अपना ब्लड डोनेट कर दिया, फिर उसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में किसी हेल्दी पर्सन का ब्लड आ गया तो भी उस इंसान में भी फैल सकती है। तो ब्लड के थ्रू फैलता है, ठीक है, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। और अगर प्रेग्नेंट मदर जो है वो उसको एड्स है तो उस बच्चे को भी ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू या फिर वही ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू उस बच्चे को भी हो सकता है। हम लोग एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे अदर क्रिएचर्स भी हैं, इंसानों के अलावा भी बहुत सारे अदर क्रिएचर्स भी हैं, और उन जानवरों में भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो हमें फैल सकती हैं। जैसे कि कोरोना वायरस, ये भी माना जा रहा है या तो बैट से आया या पेंगोलिन से आया या कहीं से तो आया ही है ना। तो जैसे कि स्वाइन फ्लू आया था, वो सूअर से आया था, पिग से। तो बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों से भी इंसान में फैल जाती हैं। सिक एनिमल्स जो हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारी बीमारियाँ इंसानों में फैला सकते हैं। तो एनिमल्स 10 इंटरमीडिएरीज आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो एनिमल वेक्टर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मच्छर हो गया, मच्छर भी एक वेक्टर है, मच्छर कितनी सारी बीमारियां फैलाता है ना।
तो ये हम लोग को डायग्राम बताया हुआ है कि जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो ने एक वेक्टर की तरह काम किया और मलेरिया फैला दिया, डेंगू फैला दिया, एक इंसान को काट लिया उसने, तो खाने से भी फैल सकती है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती हैं, है ना। किसी ने मतलब किसी को टीबी है और उसी झूठे कप से किसी और ने पी लिया तो उसको भी हो सकता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकती हैं बीमारियाँ। तो यही कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ किस किस तरीके से फैलती हैं ये हमें बताया गया है। अब इसमें द कॉमनेस्ट वेक्टर वी नो आर मॉस्किटोज। सबसे कॉमन जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब बीमारी फैलाने वाला जो जानवर है वो कौन होता है? मॉस्किटो, मच्छर होता है। काफ़ी सारे मच्छर हो गया, मक्खियाँ हो गई, मॉस्किटोज़ जो फीमेल मॉस्किटोज़ फैलाती हैं बीमारियाँ। हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू एबल टू लेट द मैच्योर एग्स, मतलब क्या करती हैं, हमारी बॉडी से खून चूसती हैं और अंडे दे देती हैं। और फिर मॉस्किटोज़ जो है वो गर्म खून पे फीड करती हैं जानवरों के, इंसानों के भी। और इसी तरीके से जैसे कि एक इंसान से खून चूसा उसने, दूसरे इंसान पे जाकर के बैठ गई, है ना, तो इस तरीके से मलेरिया फैलता है। मलेरिया, डेंगू वगैरह और बीमारियाँ फैलती हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। अब ये क्या है देखिए, ऑर्गन स्पेसिफिक, ऑर्गन में और एक टिश्यू जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि सेल होता है, फिर सेल से टिश्यू होती है, किस कैसे कैसे टिश्यूज़ होते हैं, उससे क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन से। तो देखिए, तो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी, बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स जो हैं वो बॉडी में एंटर करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना। वेयर डू दे गो देन, अब वो एंटर तो कर गए, फिर वो जाते कहाँ हैं। बॉडी जो है काफ़ी, हमारी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है माइक्रोब्स के कंपैरिजन में, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, इन सब के कंपैरिजन में हमारी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है। तो काफ़ी सारे पॉसिबल प्लेसेस होते हैं, जैसे कि ऑर्गन, टिश्यू हो गए, जहाँ पर ये जा सकते हैं। पर क्या सारे के सारे माइक्रोब सेम टिश्यू में जाते हैं, या फिर एक ही ऑर्गन में जाते हैं, या फिर अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं? ऑब्वियसली अलग अलग ऑर्गन में जाते हैं। कोई किडनी पे इफेक्ट करता है, कोई कहीं पर इफेक्ट करता है, जैसे कि कोरोना वायरस कहाँ पे, लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है हमारे। Different species of microbes seem to have evolved to home in on different part of the body, अलग अलग पार्ट ऑफ द बॉडी पे ये सारे के सारे माइक्रोब्स जाते हैं। और ये जो सिलेक्शन है कि किस तरीके से कहाँ पर अटैक करेंगे, ये उनके एंट्री पॉइंट से डिसाइड करता है कि किस तरीके से वो हमारी बॉडी में आए हैं। अगर वो हवा के थ्रू आए हुए हैं, ठीक है, नाक से, तो वो हमारे लंग्स पर जा कर के अटैक करेंगे। और ऐसा हमने देखा है कि जो बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस हम लोग हवा के थ्रू, सांस के थ्रू अगर किसी को हो गया है तो उसके वो लंग्स पे जाकर के अटैक करता है। अगर वो माउथ के थ्रू एंटर हुआ है तो दे कैन स्टे इन द गट लिनिंग लाइक थायराइड नहीं, टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया, टाइफॉइड जो हो जाता है वो हमारे गट में पहुंच जाता है, और अगर माउथ से आया है तो, और लिवर में भी पहुंच जाता है, लाइक द वायरसेस दैट कॉज जॉन्डिस, जो जॉन्डिस को फैलाने वाला जो वायरस होता है वो लिवर में पहुंच सकता है। मतलब डिपेंड करता है कि मुंह से लिया है, नाक से गया है हमारी बॉडी पर। बट हमेशा भी ऐसा नहीं होता। इन्फेक्शन जैसे कि HIV कम्स थ्रू द बॉडी वाया सेक्शुअल ऑर्गन्स विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। तो जो एड्स होता है ना, बॉडी के किसी एक पार्ट पे नहीं, वो पूरे के पूरे बॉडी में फैल जाता है और इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा वीक कर देता है। और अगर किसी को एड्स है तो उसको बाकी सारी बीमारी होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। मलेरिया फैलाने वाला जो माइक्रोब्स होते हैं वो, जैसे कि मॉस्किटो के काटने से, ठीक है, विल गो टू द लिवर में पहुंचता है, और फिर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना उस पर अटैक करता है। मतलब जिससे मलेरिया फैलाने वाला जो माइक्रोब है, जैसे कि मच्छर, वो क्या करता है, लिवर पे अटैक होता है उसका, और फिर हमारी बॉडी के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वहाँ तक ये पहुँच जाता है। वायरस कॉजिंग जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस, ये बीमारी है जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस, ये जिसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं, वो मच्छर के काटने से होता है और हमारे दिमाग को पे असर डालता है। साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। तो कैसे कैसे उसके साइन होंगे, कैसे पता लगेगा कि ये बीमारी हो गई है, वो डिपेंड करता है कि किस टिश्यू पर या फिर किस ऑर्गन पर वो जो माइक्रोब है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी वगैरह, किस ऑर्गन को उसको टारगेट करना है। अगर लंग्स टारगेट होते हैं तो खांसी आने लगती है, सांस चढ़ने लगती है, सांस नहीं आती अच्छे से। अगर लिवर टारगेट होता है तो भाई जॉन्डिस जैसी कंडीशन हो जाती है। ब्रेन टारगेट होता है तो हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, फिट्स, दौरे पड़ सकते हैं, और इंसान बेहोश हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं ये सारे के सारे मतलब साइन सिम्टम्स के हिसाब से बताया जा सकता है कि ये जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस वगैरह, इन सबको माइक्रोब बोलते हैं।
तो इन माइक्रोब ने बॉडी के किस पार्ट को इफ़ेक्ट किया है, ये हम लोग सिम्टम से जो है वो हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन से टिश्यू ऑर्गन पे जा कर के इफ़ेक्ट इसने किया होगा। अब ये देखिए, इन एडिशन टू दीज टिश्यू स्पेसिफिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़, तो ये टिश्यू स्पेसिफिक किस टिश्यू पे जा कर के करा है, फिर उसके सिम्टम्स, इसके अलावा अदर कॉमन इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बाकी दूसरे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे जो कॉमन इफ़ेक्ट्स डिपेंड करते हैं इस फैक्ट पर कि बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम किस तरीके से एक्टिवेट है इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन। मतलब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो वो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से कैसे लड़ती है। एक्टिव इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी सारे सेल्स को बुला लेता है ताकि जो ये बाहर से डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स आए ना, अगर हमारी बॉडी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है ना, तो हम इन बीमारियों से लड़ सकते हैं, किसी वायरस से, बैक्टीरिया, फंगस, हर चीज़ से हम लोग लड़ सकते हैं अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो दिस रिक्रूटमेंट का मतलब हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारे हेल्दी सेल्स होती है ना, उनको उस टिश्यू पर, जैसे सपोज करिए कि लंग पर ये वायरस या बैक्टीरिया अटैक करने आया है, तो हमारी बॉडी समझ जाएगी अच्छा अटैक होने वाला है, तो हमारे हेल्दी सेल्स को लंग्स तक ये पहुंचा देगी ताकि हमारे लंग्स को बचा सके। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। A part of this process there are local effects such as swelling, pain and general effects such as fever। तो जब जिस समय पर हमारी बॉडी इन बीमारियों से लड़ रही होती है तो वो पार्ट फैल सकता है, उसमें सूजन आ सकती है, उस पर दर्द हो सकता है या फिर फीवर हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी काफ़ी सारे सेल्स को उस जगह पर बुला रही होती है ताकि बीमारी से लड़ सके। काफ़ी सारे केसेस में टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ द इन्फेक्शन लीड्स टू वेरी जनरल सीमिंग इफेक्ट। काफ़ी जनरल से इफेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो HIV इन्फेक्शन होता है, वायरस गोज़ टू इम्यूनिटी सिस्टम एंड डैमेजेस इट्स फंक्शन। तो HIV के केस में जो वायरस होता है ना, वो इम्यूनिटी सिस्टम पे जाता है और इम्यूनिटी सिस्टम को डैमेज करने लगता है। इसलिए काफ़ी सारे इफेक्ट्स जो होते हैं HIV एड्स के आर बिकॉज द बॉडी कैन नो लॉन्गर फाइट ऑफ द मैनी माइनर इन्फेक्शन दैट वी फेस एवरी डे। तो क्योंकि जो HIV का वायरस होता है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे जाकर के अटैक करता है ना, इसलिए क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत छोटी सी बीमारियों से भी फिर लड़ने की क्षमता ख़त्म कर देती है। इंस्टेड इवन स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया। हल्का सा जुकाम भी निमोनिया बन सकता है अगर हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। और जो गट का फंक्शन होता है वो डायरिया हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, अल्टीमेटली अदर इन्फेक्शन दैट किल पीपल सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स। तो HIV एड्स अगर जैसे किसी को हो जाता है ना, तो बाकी सारी बीमारियों की वजह से भी वो इंसान मर सकता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये याद रखना, सिवियरिटी ऑफ डिसीज़ मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ माइक्रोब्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितने ज़्यादा माइक्रोब्स हैं, मतलब जैसे जितने ज़्यादा वायरस का जितना नंबर है उतनी ही ज़्यादा वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर माइक्रोब्स का नंबर काफ़ी कम है तो डिज़ीज़ जो है वो मतलब कई बार होती है माइनर होती है, अननोटिस्ड होती है, हमें पता भी नहीं लगता। इफ़ द नंबर इज़ सेम इफ़ द नंबर इज़ ऑफ द सेम माइक्रोब लार्ज, अगर एक माइक्रोब का नंबर काफ़ी ज़्यादा है तो वो डिज़ीज़ हमारी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, हमारी ज़िंदगी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इम्यून सिस्टम काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है ये डिटरमाइन करने में कि वो माइक्रोब्स को बढ़ने देगा या नहीं बढ़ने देगा। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है ना, जैसे ये माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर रहे होते हैं उसी टाइम पर उनको रोक देता है और ख़त्म कर देता है। तो ये जो है ना आगे का पार्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आप लोग कुछ लोग कह रहे थे ना कि अलग अलग पार्ट्स में ना बनाया करें, तो फिर भाई वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इतनी देर तक बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो हम क्या करेंगे ना, जब हमारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर ना हम ना एक कंबाइन करके वीडियो बना देंगे, मतलब जितने भी पार्ट्स हैं ना उनको मैं एडिट करके एक साथ जोड़ दूँगी और उसका एक नया वीडियो आ जाएगा, तो आपको एक ही वीडियो में फिर सारे के सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th आपकी जो साइंस की बुक है इसका वाई डू वी फॉल इल। ठीक है, ये अब लास्ट पार्ट है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपके अब काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में ना प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, जो जो चैप्टर्स हमारे हो रखे हैं वो सब मिल जाएंगे। और लर्नर बी जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पर आपको SST, ठीक है, इंग्लिश मिल जाएगी, वहाँ पर आपको हिंदी मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। जैसे ही साइंस कंप्लीट होगी उसके बाद फिर हम लोग मैथ्स पे फोकस करना शुरू कर देंगे यहाँ पर। ठीक है,
प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है कि मतलब जैसे कि बीमारियां अगर हो जाती हैं तो उसको हम लोग ठीक कैसे करें, भाई एक बार हो गई अब हम उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक। अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी फैमिली क्या करती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप लोग जैसे कि सो जाते हैं तो सोने के थोड़ी देर बाद आप लोगों को ठीक कैसे फील होने लगता है, और जो आपको ट्रीटमेंट होता है आपका ठीक करने के लिए उसमें दवाइयाँ क्यों लेनी पड़ती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं। और अभी तक इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से इट वुड अपीयर, हमें लगेगा कि 2 तरीके होते हैं जिससे इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब जो बीमारियां होती हैं उनको ठीक किया जा सकता है। एक तो ये है कि बीमारी के असर को कम कर दो, ठीक है, और दूसरा ये है कि जिस चीज़ से बीमारी हो रही है उस चीज़ को ख़त्म कर दो, या तो असर कम कर दो। असर कैसे कम होता है, दवाई लेकर के। ख़त्म कैसे कर सकते हैं आप, मान लीजिए वायरस ख़त्म करना है, बैक्टीरिया, वो भी आप दवाई लेकर के या फिर इम्यूनिटी बूस्ट करके, है ना। तो देखते हैं क्या क्या बता रखा है। फॉर द फर्स्ट वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। तो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, दवाइयाँ लेंगे जिससे कि सिम्टम्स जो आ रहे हैं, सपोज करिए पेट में प्रॉब्लम हो गई है, इंटेस्टाइन में, तो पेट दर्द हो रहा है हमारा, है, तो दवाई लेकर के ठीक कर सकते हैं। सिम्टम्स जैसे कि इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है जैसे कि आपके किसी बॉडी पार्ट में अगर कुछ दिक्कत होती है तो वहाँ पे पेन होने लगता है, या फिर इचिंग या फिर स्वेलिंग होने लगती है, तो वही इन्फ्लेमेशन कहते हैं उस चीज़ को। एग्ज़ाम्पल के लिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं बुखार को कम करने के लिए या फिर लूज़ मोशंस को ठीक करने के लिए, और हम लोगों को बोला जाता है कि हम लोग बेड रेस्ट लें। जब हम लोग रेस्ट लेते हैं ना तो हमारी बॉडी कोई और काम नहीं कर रही है, तो एनर्जी की यूटिलाइजेशन कहीं और नहीं हो रही है, तो जो दवाइयाँ हम लोगों ने ली हुई हैं ना, या फिर हमारी खुद की जो बॉडी होती है वो उस सारी की सारी एनर्जी वहाँ पर टारगेट करती है जहाँ पर जिस ऑर्गन को ठीक करना है। तो इससे क्या होता है कि सारा का सारा फोकस जो होता है बॉडी का, सारी एनर्जी अब बीमारी को ठीक करने में लग जाती है। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे एंड द डिजीज़ विल नॉट बी क्योर्ड। तो सिम्टम डायरेक्ट मतलब अच्छा ये सर दर्द हो गया तो सर दर्द की दवाई ले लो, हो सकता है इससे चीज़ें ठीक हो जाएं, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से ही हम लोग बीमारी का पता लगा सकें। अब हाउ डू वी किल माइक्रोब्स, ठीक है, तो अब बीमारी का पता नहीं तो टेस्टिंग वगैरह होती है, फिर हम लोग उस माइक्रोब को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एक तरीका है इसका कि हम लोग मेडिसिन का इस्तेमाल करें। हम लोगों ने देखा है पहले ही चैप्टर में कि माइक्रोब्स को हम अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोब्स का क्या क्या होते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे माइक्रोब्स हैं। तो ये सारे जो ईच ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल हैव सम असेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस विच इज़ पिक्यूलियर टू दैट ग्रुप। तो जितने भी होते हैं ना, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनमें अपने आप में भी एक लाइफ फॉर्म चल रहा होता है, अपने आप में भी इनकी ज़िंदगी होती है, जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट डाल रहे होते हैं, सब अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट डालते हैं, तो सबकी दवाइयाँ भी अलग अलग होती हैं। जैसे वायरस की दवाई अलग होगी, बैक्टीरिया की दवाई अलग होगी, प्रोटोजोआ, फंगी, सबकी दवाइयाँ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। दीज प्रोसेसेस मे बी पाथवेज फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंस और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अलग अलग तरह से ये अटैक करते हैं बॉडी पर, और अलग अलग जगह पर इनका फिर ट्रीटमेंट होगा उसी तरीके से। दीज पाथवेज विल नॉट बी यूज्ड, मतलब देखिए क्या है ना, जहाँ पर जा कर के सपोज़ करिए लंग्स पे जा कर के अटैक कर दिया किसने, सपोज़ करिए बैक्टीरिया ने, तो वो हमें थोड़े टाइम में क्या होगा, लंग्स से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इस तरीके से ये बताया गया है यहाँ पर। तो इसमें हाँ यहाँ पर थे हम, these pathways will not be used by us either. For example देख से समझते हैं आप, our cells may make new substance by a mechanism different from that used by bacteria। तो ऐसा होता है, देखिए बैक्टीरिया एक अपना अलग काम कर रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी में, तो हम लोगों को इस तरीके की दवाइयाँ बनानी पड़ेंगी जो जिस तरीके से वो बैक्टीरिया काम कर रहा है ना, उस काम को वो रोक दे या ख़त्म कर दे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड अ ड्रग दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे विदाउट अफेक्टिंग आवर ओन। तो मतलब हमें ऐसी दवाई बनानी पड़ेगी जो बैक्टीरिया के काम को ख़त्म करे मगर हमारी बॉडी पे गलत असर उसका ना डाले। ये कैसे अचीव करते हैं हम लोग, एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। तो जैसे कि प्रोटोजोआ को किल करने के लिए मलेरिया सच एज मलेरियल पैरासाइट, तो ड्रग दवाइयाँ होती हैं जब मलेरिया हो जाता है, पैरासाइट की वजह से होता है ना मलेरिया, तो उसको हम लोग ख़त्म करने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, तो वो दवाइयाँ सिर्फ उस पैरासाइट पर, उस माइक्रोब पर अटैक करेंगी, हमारी बॉडी पर नहीं करेंगी। दवाइयाँ इस तरीके की होनी चाहिए। अब वन रीज़न वाई
making antiviral medicine is harder than making antibacterial medicine is that viruses have few biochemical mechanism of their own। तो देखिए क्या होता है ना, अब आप कोविड-19 के बारे में सुन रहे हैं, कोरोना वायरस, तो वायरस के लिए ना दवाइयाँ बनाना ना बड़ा मुश्किल होता है। बैक्टीरियाज क्या करते हैं, बैक्टीरियाज जो होते हैं ना उनके लिए दवाई बनाना आसान होता है, अगर बैक्टीरिया की कोई बीमारी है शरीर में तो क्या होता है, बैक्टीरिया का ना अपना एक काम होता है और वो उसी तरीके से काम करता है, अपना हिसाब होता है उसका कि भाई ये हम ऐसे 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 करके काम करेंगे। बट जो वायरस होता है ना, वायरस अपनी तरीके से कुछ काम ही नहीं करता। वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी पे अटैक करता है और अटैक करने के बाद हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है वो। तो उससे क्या होता है ना कि दवाई बनाना मुश्किल हो जाता है। दवाइयाँ कैसे बनेंगी कि भाई सिर्फ वायरस पे अटैक हो, बट वायरस का अपना कोई पर्टिकुलर ढंग काम ही नहीं है, वो तो हमारी बॉडी की हेल्प से चल रहा है। तो फिर उस दवाई फिर वो दवाई तो हमारी बॉडी पे भी गलत असर करेगी। इसलिए दवाई ऐसी बनानी पड़ती है कि सिर्फ और सिर्फ वायरस पे अटैक करे, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए ना एंटीवायरल दवाइयाँ बनाना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू एंटीबैक्टीरियल। एंटी का मतलब होता है वायरस को मारने के लिए, वायरल बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। तो जो वायरस होते हैं एंटर आर सेल्स एंड यूज़ आर मशीनरी फॉर लाइफ प्रोसेस, मतलब हमारी ही हर चीज़ का अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया तो कुछ अपनी चीज़ें भी यूज़ करता है, इसलिए हम बस उसी चीज़ को किल कर देते हैं जो वो अपना इस्तेमाल कर रहा होता है। बट वायरस तो मैक्सिमम हमारा ही सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है, तो भाई कैसे अटैक उस पर किया जाए। दिस मीन्स दैट देयर आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम। तो भाई वायरस पे टारगेट करने के एम्स बहुत कम होते हैं, वो हमारी बॉडी ही वरना टारगेट हो जाती है। डिस्पाइट दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स। काफ़ी एंटीवायरल ड्रग्स प्रेजेंट है, जैसे कि HIV का ड्रग, ठीक है। तो काफ़ी सारे कोरोना के पेशेंट भी HIV के ड्रग से ठीक हुए हैं। तो अब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल देखा, वायरस का देखा कि भाई बैक्टीरिया के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा, वायरस के लिए अलग तरीके से ट्रीटमेंट होगा। अब बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, भाई बीमारी आने ही ना दो ना, प्रिवेंट करके रखो। तो हम लोगों ने बात की काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में कि कैसे हम लोग इन्फेक्शन से बचें इन समवन हु हैज़ द डिसीज़, ठीक है, जिसमें पहले से ही डिजीज़ है उसको कैसे ठीक किया जाए। इससे पहले हमने इसके बारे में बात की। बट देयर आर 3 लिमिटेशन ऑफ दिस अप्रोच टू डीलिंग विद इन्फेक्शियस डिसीज़। तो मतलब 3 लिमिटेशन होती हैं कि किस, जैसे मतलब ये है कि मान लीजिए किसी पर्सन को बीमारी हो गई, उस बीमारी को ठीक करने में ना हम लोग को दवाई देनी पड़ेगी, बट उसमें 3 हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं। पहला ये होता है कि अगर किसी को डिसीज़ हो गई है, उनकी बॉडी का जो वो फंक्शन है ना जहाँ पर उस डिसीज़ ने अटैक किया है वो ऑर्गन वीक पड़ जाता है। देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। तो अगर मान लीजिए किसी बैक्टीरिया ने किसी के लंग्स पे अटैक कर दिया, तो वो लंग्स हमेशा के लिए ही या तो वीक हो जाते हैं, कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये पहला ड्रॉबैक है बीमारी होने के बाद उसे ठीक करने का। सेकेंड, दैट ट्रीटमेंट विल टेक टाइम। ट्रीटमेंट होने में, इंसान को ठीक होने में भी तो टाइम लगेगा, और जब तक वो ठीक नहीं होगा वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी है वो इंसान की बॉडी पे अटैक करती ही रहती है। विच मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज इज़ लाइकली टू बी बेड रिडन फॉर सम टाइम। कुछ टाइम तक तो बीमार रहेगा अगर उसको ढंग से ट्रीटमेंट ना मिले। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, पर्सन जिसको इन्फेक्शियस डिसीज़ है वो दूसरे लोगों में भी उस इन्फेक्शन को फैला सकता है ना। तो पहली चीज़ है कि भाई ऑर्गन ना ख़राब कर दे, दूसरी चीज़ है ट्रीटमेंट में टाइम लगेगा, तीसरी चीज़ है अगर कोई इन्फेक्शन किसी को है तो वो खुद के ठीक होने से पहले दूसरों को ना फैला दे, तो ये दिक्कत होती है ट्रीटमेंट की। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं, इसलिए हम लोगों को प्रिवेंशन करनी चाहिए रादर देन क्योर। हम लोग बीमारी को ठीक करने से पहले ये सोचें कि भाई हम बीमार हों ही ना, है ना। इसलिए तो कहते हैं इम्यूनिटी बूस्ट करो अपनी। तो बचा कैसे जा सकता है बीमारियों से, 2 तरीके हैं, वन जनरल एंड वन स्पेसिफिक टू ईच डिसीज़। मतलब कैसे बचा जा सकता है, एक तो जनरल है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर उस डिसीज़ के लिए। जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंटिंग एक्सपोजर। तो हम लोग कैसे बच सकते हैं, जैसे कोविड-19 कोरोना वायरस से हम कैसे बच सकते हैं। आप सोच रहे होंगे पापा कोरोना वायरस का एग्जाम्पल, यार आजकल यही सब चल रहा है, तो है ना, इससे बचने के लिए आप कैसे बच सकते हैं। आप मास्क का यूज़ करिए, आप सैनिटाइज़र्स का, जब बाहर जाते हैं तो कोई चीज़ टच कर रहे हैं सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, घर में आते हैं हैंड वॉश करिए अपने अच्छे से, मुंह अच्छे से धोइए, अपनी हाइजीन का ख्याल रखिए, मास्क ज़रूर लगाइए पब्लिक प्लेस में जब जा रहे हैं। तो यही तो प्रिवेंशन होता है ना। तो आप खुद को प्रिवेंट कर पा रहे हैं, बीमारी को लगने से बचा पा रहे हैं। तो इन्फेक्शियस माइक्रोब से आप दूर रहिए।
इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ देयर स्प्रेडिंग, अगर हम किस तरीके से वो स्प्रेड होते हैं तो हम लोगों को कुछ आंसर मिलते हैं, जैसे कि एयरबॉर्न। एयरबॉर्न मतलब हवा से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। एयरबॉर्न जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं कि हम लोग ऐसी जगहों पर ना जाएं या बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ के इलाके में ना रहें। वाटरबॉर्न, पानी की से होने वाली बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं कि हम लोग साफ़ पानी पिएं। और जो दिस कैन बी डन बाई ट्रीटिंग द वाटर टू किल एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, मतलब वाटर का ट्रीटमेंट करो क्लोरीन से या फिर प्यूरीफायर से, उसको ट्रीट करने के बाद, उसको साफ़ करने के बाद ही पिया जाए और फिर उबाल के उसको पिया जाए। वेक्टर बॉर्न डिसीज़, वेक्टर बॉर्न का मतलब जो मक्खी मच्छरों से होती हैं, उससे कैसे प्रोवाइड सही कर सकते हैं भाई, साफ़ सफाई रखिए अपने आसपास, पानी नहीं भरने दीजिए जगह जगह पर, तो उससे मच्छर नहीं फैलते हैं। मॉस्किटो को ब्रीड मत होने दीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए। कूड़ा कचरा इधर उधर मत फेंकिए, तो उससे क्या होता है, मॉस्किटो नहीं ब्रीड होंगे तो जो है वेक्टर बॉर्न, ये मच्छर मक्खी से होने वाली बीमारियां नहीं फैलेंगी। इसके अलावा हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, टू द इशू दैट एनवायरनमेंट को साफ रखें, है ना। टू अप्रिशिएट दोज प्रिंसिपल लेट अस आस्क अ क्वेश्चन वी हैव नॉट लुक्ड सो फार, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली वी आर फेस्ड विद इन्फेक्शंस एवरी डे, नॉर्मली इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि क्लास में किसी एक बच्चे को हुआ है अगर खांसी जुकाम, तो उसके साथ जो बैठा है उसको भी हो सकता है, और फिर ऐसे ऐसे करके फैलता रहता है। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफ़र फ्रॉम डिसीज़, बट ज़रूरी नहीं है कि क्लास में एक बच्चे को हुआ है तो उसके साथ वाले को हो ही जाए, नहीं होगा इसका मतलब इसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। तो दिस इज़ बिकॉज इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स, मतलब हमारी बॉडी अगर हेल्दी है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना, तो बीमारियों से हमारी बॉडी वैसे ही लड़ लेती है। अगर हमारे सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज हैं किल करने के लिए माइक्रोब्स को, ठीक है, तो हम लोग वैसे भी ठीक रहेंगे। दीज सेल्स गो इनटू एक्शन ईच टाइम इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। तो अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा है और अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस ये सब एंटर करते हैं ना, तो हमारी बॉडी उसे खुद ही किल कर देगी। और इफ़ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद एनी डिसीज़, ठीक है। अगर हमारी बॉडी ने अच्छे से लड़ लिया तो चाहे हमारे आसपास माइक्रोब्स हो, हमें डिजीज़ नहीं होगी। इम्यून सेल्स जो हैं वो पहले ही किल कर देंगे उनको, ताकि उससे पहले कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस वगैरह हमारी बॉडी पर पनपें या बढ़ें, इससे पहले हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उनको ख़त्म कर देगा, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। एज वी नोटिस्ड, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, इफ़ नंबर ऑफ़ इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स इज कंट्रोल, मतलब देखिए क्या है, हमारी बॉडी में एक दो माइक्रोब्स एंटर हुए हैं, हमारी बॉडी उससे लड़ लेगी। बट आप सोचिए 100-200 माइक्रोब्स एंटर कर गए हैं तो हमारी बॉडी उससे लड़ने में सक्षम हो सकता है ना हो। तो कम माइक्रोब्स जैसे ही एंटर करेंगे हमारी बॉडी तुरंत उससे लड़ लेगी और बॉडी में आकर के वो नहीं बढ़ेंगे, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। अदर वर्ड्स में अगर हम लोग इन्फेक्टेड पर्सन से या किसी इन्फेक्शियस माइक्रोब से कांटेक्ट में भी आ गए हैं ना, तो भी हमारी बॉडी उनसे लड़ लेगी और उनको बढ़ने नहीं देगी बॉडी में, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो। सो वन वे ऑफ लुकिंग एट सिवियर इन्फेक्शियस डिसीज़ इज़ दैट इट रिप्रेजेंट अ लैक ऑफ सक्सेस ऑफ द इम्यूनिटी सिस्टम। तो अगर हमारे में बीमारियां जल्दी हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम है, अगर बीमारियां ज़्यादा लग रही हैं, जल्दी लग जाती हैं तो फंक्शनिंग जो होती है ना इम्यून सिस्टम की, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम अच्छे से रह सकते हैं। अब इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कैसे करें, आप हेल्दी फूड खाइए, फ्रूट्स खाइए, सारा खाना अच्छे से खाइए, अपना डेली दूध पीना चाहिए। और आजकल वैसे आप लोग गिलोय, आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये भी क्या होते हैं, ये सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, इनको आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ अगर हम लोग सफिशिएंट फूड सबके पास होगा तो हमारी इम्यूनिटी वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देयर आर जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, कई सारे वेज हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। दे रिलेट टू पिक्यूलियर प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट यूजुअली फाइट्स ऑफ माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो हमारी बॉडी वही है कि अगर स्ट्रॉन्ग है हमारी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम तो बीमारियों से बॉडी वैसे ही लड़ लेती है। तो आजकल अब क्या है, स्मॉल पॉक्स हमारी दुनिया में नहीं है, बट पहले क्या होता था, आज से 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स से, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाया करते थे। 100 ईयर्स को स्मॉल पॉक्स की एपिडेमिक्स आती थी, जैसे कि कोरोना वायरस फैला हुआ, इससे बहुत लोग मर जाते थे, ठीक है। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा डरा करते थे, उन लोगों से जो जिनको मतलब हो जाता था ना, उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा डरते थे और उनसे दूर रहते थे।
However, there was one group of people who did not have this fear. कुछ लोग थे जिनको इसका डर नहीं था. These people would provide nursing care for the victims of smallpox. This was a group of people who had smallpox earlier and survived it. तो smallpox से कौन नहीं डरते थे? जिनको पहले हो रखा होता था और वो उससे बच गए होते थे. क्योंकि एक बार जब हो जाता है ना तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है ना, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. हमारी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ना सीख लेती है. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैव स्मॉल पॉक्स वंस, अगर आपको कभी स्मॉल पॉक्स हुआ है तो काफ़ी कम चांस है कि आपको वो दोबारा होगा. ठीक है. सो हैविंग द डिजीज़ वंस वॉज अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग सब्सिक्वेंट अटैक ऑफ द सेम डिजीज़. तो एक बार डिजीज़ हो गई ना तो दोबारा उससे अटैक से हमारी बॉडी लड़ना सीख लेती है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले ही उस इन्फेक्शन से अलर्ट हो जाता है कि भाई पहले हो चुका है, रिस्पॉन्ड कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है. अगर बॉडी में एंट्री हो गई, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है बहुत ही ज़्यादा विगर के साथ. खूब तेज़ी से हमारी बॉडी उस माइक्रोब से लड़ती है और उसको ख़त्म कर देती है और इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो पाता. यही प्रिंसिपल होता है इम्यूनाइजेशन का. ठीक है. इम्यूनाइजेशन इंडिया में और चाइना में क्या होता था ना कि जिसको जैसे सपोज़ करिए हम लोग क्या करते हैं, जो इम्यूनाइजेशन होता है ना, जो टीके लगते हैं उनमें पता है क्या होता है, उनमें ना जैसे सपोज़ करिए किसी को स्मॉल पॉक्स, किसी को पोलियो का टीका लगा है तो उसमें बहुत ही वीक पोलियो का वायरस हमारी बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख ले. जब हमारी बॉडी लड़ना सीख लेती है उसके बाद हमें उससे कोई डर नहीं रहता है. ठीक है. तो इसी तरीके से इंडिया में, चाइना में जिसको स्मॉल पॉक्स होता था वो हेल्दी पर्सन को उसकी बॉडी से हल्का सा रगड़वा देते थे ताकि हमारी बॉडी जो है उससे लड़ना सीख जाए. फिर बाद में ये जो एडवर्ड जेनर है, इंग्लिश फिजिशियन, उसने यही करा और कोरोना की नहीं, सॉरी, इसकी स्मॉल पॉक्स की जो है वैक्सीन बना ली. ठीक है. वी कैन नाउ सी दैट एज अ जनरल प्रिंसिपल वी कैन फूल द इम्यून सिस्टम. हम लोग ना इम्यून सिस्टम को एक तरीके से बेवकूफ़ बना सकते हैं या फिर इम्यून सिस्टम को कह सकते हैं अच्छा ये हमने तुम्हें बता दिया है कि अगर ऐसा कुछ दोबारा आए ना तो इससे लड़ लेना. तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया है ना तो अगर वो उस बीमारी से दोबारा वो हमारी बॉडी में नहीं लगने देगा, उससे वो लड़ लेगा. ठीक है. येस, दिस डज नॉट एक्चुअली कॉज द डिजीज़ बट दिस वॉज प्रिवेंट एनी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड माइक्रोब फ्रॉम टर्निंग इनटू एक्चुअल डिजीज़. मतलब थोड़ा सा अगर वो डिजीज़ का कुछ सिम्टम्स चले गए, हमारी बॉडी उससे लड़ लेगी और दोबारा उससे नहीं होने देगी. काफ़ी सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं आज ताकि बहुत सारी डिजीज़ से हम लोग पहले ही बच सकें. पहले तभी तो बचपन में बहुत सारे टीके लगते हैं ताकि बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सके. जैसे कि टिटनस के लगते हैं, डिफ्थेरिया के लगते हैं, वूक में कफ वगैरह के, मीज़ल्स, पोलियो, काफ़ी सारे टीके हमें बचपन में लगाए जाते हैं. वैक्सीनेशन या फिर ऑक्यूलेशन. ठीक है. These form the public health program of childhood immunization for preventing infectious disease. ठीक है. तो इन्फेक्शियस फैलने वाली डिजीज़ से बचाने के लिए बचपन में टीकाकरण हो जाता है. ऑफ कोर्स ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं कैन बी यूजफुल ओनली इफ़ सच हेल्दी मेजर्स आर अवेलेबल टू ऑल चिल्ड्रन. मतलब हेल्दी मेजर्स हर किसी के पास अवेलेबल होंगे तो ही सब लोग इस बीमारी से बच सकते हैं. मतलब हर बच्चे का टीकाकरण जब होगा तभी सब उससे बच सकते हैं. सम हेपेटाइटिस वायरस जो कि जॉन्डिस क्रिएट करते हैं वो पानी से फैलता है. तो देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर वन ऑफ देम. हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है मार्केट में, बट ज़्यादातर चिल्ड्रन जो होते हैं वो ऑलरेडी इम्यून हो जाते हैं हेपेटाइटिस ए से बाय द टाइम दे आर 5 year old. मतलब हेपेटाइटिस ए से वो इम्यून हो जाते हैं, बच्चों को कुछ नहीं होता. दिस इज़ बिकॉज दे आर एक्सपोज टू द वायरस थ्रू वाटर. अंडर दीज सर्कमस्टांसेज वुड यू टेक द वैक्सीन. तो मतलब पानी के थ्रू हेपेटाइटिस ए का वायरस पहले से ही हल्का फुल्का बॉडी में पहुंच जाता है, तो इम्यून हम मेनली हमारे देश में सब पहले ही हो जाते हैं. तो यही होती है इम्यूनिटी कि मतलब उस वायरस का थोड़ा सा कण बॉडी में पहुंचा दो, फिर हमारी बॉडी उससे लड़ना सीख जाएगी और बस फिर वो बीमारी नहीं होगी. तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा. अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए. थैंक यू.